हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, हमने GS1 और एक ऑप्शनल पेपर PSIR का RTI कॉपी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे GS2 के बारे में। ठीक है, अगर कोई नए बच्चे होंगे जो 67वां की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर फ्री PT का टेस्ट चल रहा है, वो आप इनरोल कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन डाला जा चुका है इस चैनल पर। आगे बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसमें हम लोग 5000 प्लस टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो यू कैन ज्वाइन। तो दोस्तों देखो अब क्या है, ये GS2 का है 64th मेंस। ठीक है, अब देखो इनका, हमको पता है कि GS2 का अगर देखोगे तो 3 सेक्शन में होता है। एक पॉलिटी वाला सेक्शन, एक होता है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी वाला सेक्शन, और एक होता है साइंस एंड टेक वाला। ठीक है, तो देखो इनको जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, इनमें इनको 16 से ज्यादा मार्क्स नहीं दिया है। 16 से ज्यादा मार्क्स नहीं दिया है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें इनको 14 दिया है, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसमें 12 दिया है, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसमें इनको 16 दिया है। अब आ जाओ इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन। ठीक है ना, इसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत ठीक ठाक मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5 में इनको 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में इनको 18 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में इनको 16 दिया है। और जो साइंस वाला जो सेक्शन है ना, इसमें ठीक ठाक नंबर दिया है। एक में 19 दिया है अगर दोनों के कंपेयर में देखे तो, और एक में 17 दिया है। ठीक है, और ओवरऑल मार्क्स इनका कितना आया है, 126, 126। आपको पता होगा कि इस बार जो 64वां का जो रिजल्ट आया है, GS1 एंड GS2 में जो नंबर उठे हैं, जो लड़का अच्छे खासा लिख के आया है, उसका नंबर उठा 140 से 150 के बीच में। ठीक है, और इसमें 126 से तो स्लाइटली कम है, 140 से कम है। मान के चलो कि इनका 130 के आसपास है, थोड़ा और अच्छे से लिख सकते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये क्या क्या किस टाइप का नंबर दिया और कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है हमें, और उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन था पॉलिटी वाला। उन्होंने इसमें प्रीएम्बल के बारे में बताया है। ठीक है, और उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि प्रीएम्बल के कितने पार्ट्स हैं। प्रीएम्बल क्या है, एक आइडिया है जो हमें क्या क्या बताता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके कॉपी में एक बात सही लगा है कि ये लोग पाई चार्ट का है ना यूज सही से किए हैं, लेकिन डजंट मैटर कि अगर आप पाई चार्ट का यूज करते हो और कंटेंट सही नहीं है तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन वन ऑफ द एक पॉजिटिव फैक्टर फील करता है। अब प्रीएम्बल में जो भी है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, जो भी है इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो स्लाइटली डिफरेंट था क्वेश्चन ये नहीं था कि प्रीएम्बल क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए, क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंस था। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन देखना होगा तो आप 64th का क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, नेट पर मिल जाएगा और देख लीजिए। इन्होंने उसको पूरे अच्छे तरीके से इस प्रीएम्बल को यहाँ पर डिफाइन किया है, जुडिशियरी वगैरह से लेकर सब। इनको कितना नंबर दिया है, 14 नंबर दिया है, इसमें 14 नंबर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो अब क्या है, क्वेश्चन जो आपको 8 करने हैं ना, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप कौन से चूज कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। अगर क्वेश्चन गलत चूज कर लिया तो नंबर गलत दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जिसमें आप परफेक्ट हो, जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट आता है, जो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग है, वही क्वेश्चन चूज कीजिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। जुडिशियल रिव्यू का एक क्वेश्चन, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या बताया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव हमें लिखना था, इससे फायदा क्या है और नेगेटिव फायदा क्या है। ठीक है, इन्होंने इसको अच्छे से बनाया है। इनका देखो तो अगर इंट्रो देखोगे, इंट्रो में है, इट इज द एक्शन ऑफ जुडिशियरी टू करेक्ट द वैक्यूम ऑफ द अदर पार्ट एंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लाइक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म को आपको बताना है, तो हमेशा ध्यान रखना जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच से डिफरेंट होता है। ठीक है ना, जुडिशियल ओवररीच गलत है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म अगर सही तरीके से, दोनों के बीच में एक ना स्लाइटली एक पतला सा डिफरेंस है, मतलब बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है ना कि एक तरह से सही भी है। एग्जाम्पल में आप विशाखा गाइडलाइन के बारे में पता होगा आपको,
अभी एक एग्जांपल आया है इंडियन एक्सप्रेस में जो कांवर यात्रा था, ठीक है ना, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है ना कि ये सब बेनिफिट के लिए है, इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताया है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट बताया है, फेवर में बताया है, डेट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। फेवर में बताया है कि फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या है, एज पर द सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑब्लिगेशन टू मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अबव ऑल। सेकंड बताया फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द पीपल्स फंडामेंटल राइट्स। देखो ये जो पॉइंट है इसको आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको जुडिशियल रिव्यू के भी अंदर लिख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। टू रिमूव डल अप्रोच, ये बहुत सही है। अगर कोई जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों करता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अदर सेक्शन जो है वो काम नहीं कर पाता है, इसलिए करता है। फॉर द फेडरल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस पता है कि ये पावर दिया गया है इनको आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को। वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है। फिर इसका अगेंस्ट में देखो, अगेंस्ट में जुडिशियल ओवररीच। हमने क्या बोला था कि जुडिशियल एक्टिविज्म अगर एक्स्ट्रा स्टेप कर दे तो कन्वर्ट हो जाता है जुडिशियल ओवररीच में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है उसके काम को हम खुद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में बहुत अच्छा इन्होंने कोट किया, सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल, ठीक है ना। लिकर बैन ऑन हाईवे, तो इसको इन्होंने जुडिशियल ओवररीच माना है, क्योंकि ये किसके डिस्क्रिप्शन में आता है, ये लेजिस्लेचर के डिस्क्रिप्शन में आता है, पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन में आता है। वायलेट यहाँ पे लिखना चाहिए वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। नेक्स्ट है अनवांटेड इंटरफेयर, नो रिप्रेजेंटेशन। तो इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। ऑल द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बाद में कंक्लूजन दिया। इनमें देखो, इनमें 16 मार्क्स मिला है, अच्छा मिला है, क्योंकि इनका एक थोड़ा बहुत आइडिया जो है पेपर का सही है। पहले इन्हें इंट्रो लिखे हैं, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चार्ट्स बनाया है, ठीक है। चार्ट्स बनाने के बाद इन्होंने जो फेवर में पॉइंट है उनको बताया है, और एक नेगेटिव पॉइंट है उनको बताया है, और लास्ट में कंक्लूजन डाला है। तो कंक्लूजन के जगह अकॉर्डिंग टू मी कंक्लूजन के जगह वे फॉरवर्ड डालना चाहिए था, मतलब आगे का रास्ता, आगे का राह सजेशन दीजिए। या तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो बता दिए, लेकिन आगे का राह क्या होना चाहिए, तो कंक्लूजन की जगह ये देते तो आई थिंक इनको 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, गवर्नर था, एक गवर्नर का क्वेश्चन था काफी, वहां उसमें भी न्यूज में रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के बाद बीपीएससी ने माफी मांगा था बिहार के गवर्नर से। तो क्वेश्चन था कि गवर्नर इज अ पपेट जस्ट लाइक अ पपेट, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इसको क्या है ना, गवर्नर के जो संवैधानिक पोस्ट है उनके बारे में इंट्रोडक्शन में डाल दिया इन्होंने। इसको और बेहतर किया जा सकता था, इंट्रोडक्शन को अलग तरीके से लिखा जा सकता था, मतलब गवर्नर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब इस टाइप का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है ना जो अच्छा लगे। लेकिन बोल नहीं सकते कि इंट्रोडक्शन खराब है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। गवर्नर रोल देखो, गवर्नर रोल का क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव में रोल है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जस्टिस। फिर उन्हें लेजिस्लेटिव रोल के बारे में बताया है, फिर एग्जीक्यूटिव रोल के बारे में बताया है, फिर जुडिशियल रोल के बारे में बताया है, फिर यहाँ पर कोट किया है सरकारिया कमीशन को, सरकारिया कमीशन को कोट किया है। उन्होंने बताया है कि ही इज द लिंचपिन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। अब इसी को अगर चाहते तो इंट्रो में डाल देते, इसी को इंट्रो में डाल देते तो और अच्छा हो जाता। बट अब यहाँ पर क्या डिस्प्यूट में क्या है वो बताया है कि डे टू डे, मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है ये बताया है इन्होंने। यूज ऑफ डिस्क्रिशन, जो सबसे डिस्प्यूट वाला जो मुद्दा है वो डिस्क्रिशन है जो गवर्नर को दिया गया है। डिसॉल्व द काउंसिल, सीट ऑफ द पॉलिटिकल वायलेंस, सीट ऑफ द पॉलिटिकल वेटरन्स। उसके बाद यहाँ पर कुंची कमीशन का जो सजेशन है उनको यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं कि गवर्नर को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूड कर दिए हैं। इसमें इनको 9 नंबर दिया है,
और फिर 3 नंबर बढ़ा के 12 नंबर कर दिया है। अब जहां तक मुझे लगा है ना, इसमें क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए था। एक तो हमेशा परिचय स्टार्ट करो तो किसी के बारे में मत बताओ, जैसे गाय किसी के बारे में आ गया, प्रधानमंत्री के बारे में आ गया क्वेश्चन, ये मत बताओ कि प्रधानमंत्री इतने आर्टिकल में आते, ये नहीं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, वो पढ़ के थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं पूरे पेपर में, तो थोड़ा थोड़ा अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए इंट्रोडक्शन। तो इनका इंट्रोडक्शन सही मतलब सही करने की जरूरत थी। सेकेंड क्या था ना कि क्वेश्चन था कि गवर्नर इज अ पपेट, समझ रहे हो ना, गवर्नर इज क्वेश्चन था कि गवर्नर एक स्टैचू की तरह है, कोई मतलब उसका कोई काम नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि आपको गवर्नर के फायदा और नुकसान बताना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है गवर्नर का, ना कि आपके गवर्नर को पावर बताना है। इन्होंने क्या बताया है कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, जुडिशरी पावर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन थोड़ी पूछा है, पावर थोड़ी पूछ रहा है। कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि गवर्नर क्या एक तरह से स्टैचू है, अगर आपका संदर्भ कोई हाँ तो नहीं बोलेगा, ना ही बोलेगा सब कि नहीं गवर्नर के रहने से बहुत फायदे हैं, तो आप फायदा बताओ ना कि उसके पावर बताओ। क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा है गवर्नर के पावर बताना है, तो फर्स्ट पार्ट मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अब उसका नुकसान बताओ, जो नुकसान है बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, नुकसान है बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, फर्स्ट पार्ट थोड़ा गड़बड़ हुआ है। उसके बाद क्या है ना कि वे फॉरवर्ड डालना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, वे फॉरवर्ड डालते हैं, जो इन्होंने बताया है एक पूंछी कमीशन का जो रिपोर्ट है उनको बताया है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, वे फॉरवर्ड। तो कोशिश करो कि वे फॉरवर्ड में सिर्फ एक कमीशन नहीं था, पूंजी कमीशन, बहुत सारे कमीशन थे। इसके गवर्नर के बारे में नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं, उसमें बहुत सारे जजमेंट भी थे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सारे कमीशंस थे, उनके रिकमेंडेशन को डालो, लास्ट में 1-2 लाइन में कंक्लूजन कर दो तो नंबर ज्यादा आ जाने का चांस है। तो हमेशा इससे हमें क्या सीखने को मिला है, देखो मैं इनके कॉपी को जज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि क्या सीखने को मिला है हमें, क्योंकि हमारा काम है अभी सीखना। क्वेश्चन के जो डिमांड है उससे अगर आप भटकिएगा तो नंबर कम देगा। यहाँ पर पावर नहीं पूछा था, इन्होंने पावर लिख दिया फर्स्ट वाले में, तो नंबर कितना दिया है इनको, 12 नंबर दिया है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें आप आराम से जिस तरह से मार्किंग हुआ है 20 के आसपास नंबर आप उठा सकते थे। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी, क्वेश्चन था एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, फूड सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी मीन्स प्रोवाइडिंग द फूड फॉर ऑल द पीपल इन फॉर देयर कंजप्शन विदाउट एनी रिस्क। जहां तक इनके कॉपी में लगा ना मुझे कि इंट्रो में इनको काम करने की जरूरत है, जो इंट्रो है इनको काम करने की जरूरत है, लेकिन इंट्रो ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं, मतलब खराब नहीं है। यहाँ पर क्या है कि फूड सिक्योरिटी को इन्होंने डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, तो थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। साथ में ही देखो कि फूड सिक्योरिटी के बारे में क्यों जरूरत है, इंपोर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात को ये IMP मत लिखो, यहाँ पर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, यहाँ पर क्लियर करके लिखो इंपोर्टेंस। और हमेशा ध्यान रखना है कि इस चार्ट से हमें यह सीखने को मिलता है ना कि आप आंडू पांडू कुछ भी मत लिखो, मतलब जो रेलिवेंट पॉइंट्स है इंपोर्टेंट उसको लिखो। देखो यहाँ पर गलत किया है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ऑन मॉनसून, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से तो अब गलत क्यों किया है तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने काट डाला है। फूड सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है, चेंजिंग द कंजप्शन पैटर्न सही है, चेंजिंग द क्लाइमेट वो भी सही है, रिड्यूस पॉवर्टी ये भी सही है, इस सब का इंपॉर्टेंस है। तो इनका कहने का मतलब ये होगा ना कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ना मानसून पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि बारिश आएगा, कभी कभी होता है कि सूखा पड़ जाता है, तो जिस साल सूखा पड़ जाता है उस साल अकाल हो जाता है, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब ये था, मेरे हिसाब से जो भी था सही था, लेकिन इन्होंने काट डाला है। अब पता नहीं भगवान जाने कि वो चेक कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या सोचे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सही था। अब फिर उसको क्या है ना कि इन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अब हमेशा देखो कि डाटा का यूज जरूर करो। इकोनॉमिक देखो GS2 में आपको डाटा, फिगर, फैक्ट्स ये सब को यूज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने किया है, खासकर बिहार वाला भी मिला तो उसको भी डाल दो इसमें। बेटर हेल्थ MMR इतना देखो यूज किया गया है, बिहार का भी यूज किया गया है, तो कोशिश करो कि बिहार का भी डाटा ऐसा आप रखो, क्योंकि उसमें इंक्लूड कर दो, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो।
सो देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कीम विच कैन फुलफिल द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया। अब गवर्नमेंट स्कीम में देखो ये तीनों को काट डाला है। फूड बेस्ड एग्रो इंडस्ट्री, उससे इनको लगा है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके पर्सपेक्टिव पर आप उतरोगे नहीं तो एक काट देगा। हो सकता है कि कोई और चेक करता तो वो इसको सही मानता, लेकिन इन्होंने क्या करा है, काट दिया है कि इसका कोई रोल नहीं है फूड ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में। तो आप वही पॉइंट लिखे जो कॉमन हो, जो सही हो, जिससे हम फूड सिक्योरिटी का इंक्लूड कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? सही बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो क्या है, उससे भी प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग में है ना लो होता है, क्योंकि उसमें हम कोई खाद वगैरह यूज करते नहीं है, इससे हमारा उपज कम होगा ना। हाँ, उपज पौष्टिक होगा लेकिन उपज कम होगा, तो ये तो आएगा ही नहीं, इसको काट दिए मेरे हिसाब से ये सोचे होंगे। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, तो ये तो बोगस पॉइंट है। सेकेंड नेक्स्ट है कि फूड बेस्ड इंडस्ट्री। देखो फूड बेस्ड इंडस्ट्री से आप क्या कर सकते हो कि आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उससे आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मतलब क्या है कि सेव से आप जैम बना सकते हो, गेहूं से आप आटा बना सकते हो और दुकान में बेच सकते हो। इससे फूड सिक्योरिटी से क्या लेना देना है, जैसे वो समझे होंगे, कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिजनेस हो गया। तो इन्होंने देखो अंत्योदय मिशन, फूड सिक्योरिटी मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, जीएम क्रॉप, पोषण अभियान, ये सबको सही माना है। समझ रहे हो ना? तो कोई भी आप स्कीम लिखो या कुछ भी लिखो तो सोचो बहुत कि हम जो लिख रहे हैं इसका इंप्लीकेशन क्या जाएगा। फिर एज यूजुअल इनको उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, इनमें इनको 14 नंबर दिया है। देखो अब क्या है, यहां पर लास्ट में कोटेशन डाल रहे हैं। अब सपोज करो कि आप लास्ट में तो कोटेशन डाल दिए, लेकिन मेरे हिसाब से कोटेशन है ना हमेशा पहले डालना चाहिए। कारण क्या है कि आपका पहले आंसर वो पढ़ के आ रहे हैं, बीच में आपका कुछ पॉइंट है जिससे वो प्रसन्न नहीं हो पाए, वो दुखी हो गए, तो लास्ट में कोटेशन लिखोगे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उनको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप पहले लिखा करें कोटेशन को, कि देख के थोड़ा अच्छा लगे उन्हें और लास्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो तो मैनेज हो जाए। अब देखो इसमें क्या करना चाहिए, आपको तो एक पता हो गया कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज मत लिखो जो उनको लगे कि नहीं ये आ नहीं सकता, और अपने हिसाब से तो वो सब पॉइंट लिखो मत जो चार्ट में आप देखोगे काटे हैं। और लास्ट में इसको वे फॉरवर्ड लिखो, कंक्लूजन मत डाल दो सीधे, वे फॉरवर्ड लिखो, आगे की राह लिखना पड़ेगा आपको। GS2 में वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत है, GS1 में भी आईआर वाले सेक्शन में वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत है। हिस्ट्री में तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसमें लिखो वे फॉरवर्ड, ठीक है ना? तो इसमें वे फॉरवर्ड लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, WTO वाला क्वेश्चन था, इन्होंने उनको अटेम्प्ट किया है। इनमें सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने चार्ट्स बना के रखा है, बहुत बढ़िया लिखे हैं, प्रॉब्लम भी बताया है इसमें, ठीक है। तो इनको कितना दिया है? 18 नंबर दिया है। अभी तक क्या सबसे ज्यादा मार्क्स है इनको इसमें। तो आपको देखने में भी लगा होगा कि क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट किए हैं, चार्ट्स वगैरह अच्छा बनाया, पॉइंट सब अच्छे लिखे हैं। मतलब क्या है कि इस टॉपिक में इनको अधिक जानकारी था। एक पॉपुलेशन था कि जो जनसंख्या है बून है, और बून या बेन ऐसे कुछ करके है, मतलब बेन था, इसके बारे में बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें तो देखो डाटा फैक्ट इन्होंने डाला है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इन्होंने बताया पुअर एजुकेशन, रिसोर्स लिमिटेशन, अनेबल टू अचीव SDG, माइग्रेशन। उसके बाद बट द स्टेटमेंट कुड बी रॉन्ग इफ मेजर लाइक फॉर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्टेप लाइक मनरेगा प्रोवाइड। देखो मतलब स्टेटमेंट था कि जो बढ़ती जनसंख्या जो है आपको अभिशाप है, ये था। इन्होंने नेगेटिव अभिशाप क्यों है उनको बता दिया है, और फिर बताया है कि जो बढ़ती जनसंख्या का फायदा क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिव, अगर हम उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर दे तो क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, स्किल थ्रू प्रोवाइडिंग स्किल, क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल सिटी। इसमें इनको दिया है 16 मार्क्स, ठीक है। स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन देख लो, स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आया था, चार्ट्स देखो, चार्ट्स इनका सबसे खासियत है कि चार्ट्स बना रहे हैं, बहुत बढ़िया किए हैं।
लेकिन तभी भी कंटेंट में थोड़ा बहुत कमजोरी आ गया, इसीलिए 126 नंबर दिया, नहीं तो आराम से 140 142 इस पर नंबर उठाया जा सकता था। अब इसको, इस जो क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी वाला, इसमें 17 नंबर दिया है, इसको इन्होंने ऐसे टाइप लिखा है, ठीक है। अगर जीएस में आप ऐसे टाइप लिखोगे तो इससे दो इम्प्लीकेशन जाता है। एक तो आपको कंटेंट में कमी है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे टाइप लिख रहे हो, क्योंकि जीएस हमेशा पॉइंट में लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और एक की चलो आप ऐसे ही लिख रहे हो, आदत है, ठीक है। तो इनको 17 नंबर दिया है, और भी ज्यादा आ सकता था इसमें। अब आ जाओ साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, ठीक है। साइंस टेक का क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस वाला क्वेश्चन जो किए हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। देखो अब इन्होंने कोटेशन वगैरह जरूर दिया है, तो इन्होंने कोटेशन डाला है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इतने से इतने होते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज बिहेवियर, सॉलिड वेस्ट को अनदर होता है एक्सप्लोरेशन, बट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वाटर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करोगे, तो रीयूज, रिसाइकलिंग, डिसैलिनाइजेशन, यूज ऑफ ऑटोमेशन, स्प्रिंकल एंड ड्रिप स्प्रिंकल, स्टोरेज स्ट्रक्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस सब के बारे में इन्होंने बताया है और बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। मैं मतलब मान के चलो कि इनका जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा था मुझे लगा है, जिसमें शक्ति अभियान, न्यू मिनिस्ट्री वाला सब चीज़ फोकस किया था। इनको आया 19 नंबर, ठीक है। तो अब देखो क्या है, हमें क्या सीखने को मिला। इंट्रो अच्छा होना चाहिए आपका, इंट्रो में सिर्फ डिफिनेशन मत डाले, चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स में आलतू फालतू पॉइंट मत लिखो, ठीक है ना, कि चलो पेज भरने के लिए कुछ भी पॉइंट लिख दिए, उसको अवॉइड करो, ठीक है। सेकेंड क्या है, तो जो क्वेश्चन के डिमांड, जैसे गवर्नर बारे में देखे होंगे, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था, इन्होंने कुछ और लिख दिया है, तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखो। पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, क्रिटिकली एनालाइज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसको लिखो। लास्ट में अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वे फॉरवर्ड लिखना होगा आगे का सजेशन, तो उसको लिखिए, तब आप इसको कंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपको GS2 में समय आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप इससे आपको अच्छा लगा। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, हिंदी माध्यम के जो RTI से जो पेपर आए हैं उसको भी हम लोग इंग्लिश माध्यम से, हिंदी माध्यम वाले भी डालेंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।